Hello everyone, I welcome you all to this lecture, and this lecture is regarding the discussion of the topic metallurgy. सबसे पहले जानेंगे मेटलर्जी होता क्या है। ठीक है, तो मेटलर्जी होता है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। अगर अपन एलिमेंट्स की बात करें, हमें पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर की, ठीक है, वो क्या एलिमेंट है। तो अगर अपन एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स हमें नेचर में नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते। जैसे सोडियम हमें नेचर में नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलता है एज NaCl और Na2CO3 इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा। ओके, तो इसी तरीके से जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी कंबाइंड फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंबाइंड फॉर्म्स में हमें मिलते हैं। तो मेटल्स जो हमें नेचर में दो तरीके से मिल सकते हैं, एक तो आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल सकता है और दूसरा हमें मिल सकता है किसमें, नेटिव फॉर्म में। तो नेटिव फॉर्म में हमें जो मिलता है वो मिलता है गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। इनको हम जो नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, they are found in their native state or free state. Okay, so in nature metals are found either in the combined state or in the native state. ठीक है, in the native state less reactive metals they are found in the free elemental state or in the native state. Native state is also called as metallic state or free state. They are found usually associated with rocks or alluvial material like clay, sand, etc. Sometimes they are found as lumps called as nuggets. Okay, गिट्ठे के गिट्ठे होते हैं, जैसे इस तरीके से अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये आपके क्या है, मेटल्स है, नोबल मेटल्स, जो आपको जो है नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। सिल्वर का सिंबल है Ag, गोल्ड का Au, प्लेटिनम का Pt। ठीक, in the combined state metal form minerals which contain various valuable substances and impurities along with metals. for example, कॉपर का जो एनोड वर्ड होता है उसके अंदर गोल्ड जैसी जो है इंपॉर्टेंट इंप्योरिटीज हमें मिल जाती है। ठीक है, तो वो इंप्योरिटी नहीं है, वो तो एक यूजफुल चीज होगी, वो तो एक रिसोर्स हो गया एक तरीके। In the combined state, metal form minerals which contain various valuable substance impurities along with metals. तो कंबाइंड स्टेट के अंदर मेटल्स जो है क्या बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब कंबाइंड स्टेट जो मेटल की उसको क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। उसके अंदर वेरियस वैल्यूएबल सब्सटेंसेस भी होते हैं along with the impurities. The minerals are present at mixture of metallic compounds or extractable impurities are known as ores. तो मिनरल का मतलब क्या है, एनी कंपाउंड ऑफ मेटल विच इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। उसको अपन क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे। और ओर का मतलब क्या है, ओर का मतलब है ऐसा मिनरल जिससे अपन हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे मिनरल को हम बोलेंगे क्या, ओर। द मिनरल आर प्रेजेंट एज अ मिक्सचर ऑफ मेटेलिक कंपाउंड एंड एक्सट्रैक्टेबल इंप्योरिटीज आर नोन एज ओर्स, and the compound of metal found in nature are called as minerals. Any combined of metal in the earth crust is any combined form of metal in the earth crust is known as mineral. ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, आई होप। The impurities are removed by various methods are called as extraction methods. The complete process of extraction of metals is known as metallurgy. जो complete process है for the extraction of metals उसे अपन क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। अब अपन आ जाते हैं ores. The minerals from which metals can be conveniently and economically extracted are known as ores. अबंडेंस की अगर अपन बात करें तो ओर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो अबंडेंट हो। ठीक है, अबंडेंट मतलब फाउंड एवरीवेयर और इट इज इन द अबंडेंस, मतलब वो कितनी उसकी क्वांटिटी नेचर में है। ठीक है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होना चाहिए। अबंडेंस के साथ साथ में उससे जो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है वो इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। अबंडेंस होगा तो इकोनॉमिक अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक और फैक्टर आएगा, दैट इज केमिकली इजी होना चाहिए वो एक्सट्रैक्ट मेटल को करना। तो अगर केमिकली आसान होगा मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, यहाँ पे भी क्या है, इकोनॉमिक मीन्स है। ठीक है, कि अगर इकोनॉमिकली मतलब केमिकली पहली बात तो पॉसिबल होना चाहिए बेसिकली। ठीक है,
तो ओर्स का मतलब क्या है? द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल्स कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किए जा सके ऐसी मिनरल्स को अपन क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। तो देयर इज स्टेटमेंट व्हिच आई एम स्पीकिंग, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसमें क्या आपको क्या करना है? कोर्स की और मिनरल्स की डेफिनेशन लिख देनी है। मिनरल मींस एनी कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। और का मतलब क्या है? और का मतलब है द मिनरल फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज नोन एज ओर। देयरफॉर ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। अब देखो, अब हम आ जाते हैं मिनरल्स पे। मतलब अब हम पढ़ेंगे कोर्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन कोर्स को ही पढ़ेंगे। ऐसे मिनरल्स को नहीं पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम अभी उन्हीं मिनरल्स को स्टडी करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। और मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल। कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल क्या क्या हो सकती है? ऑक्साइड हो सकती है, कार्बोनेट हो सकती है CO3, नाइट्रेट हो सकती है, नाइट्राइट हो सकती है, सल्फेट हो सकती है, हैलाइट हो सकती है, सल्फाइट हो सकती है। तो यहाँ पे हम जो मेन मेन है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल द नंबर मे फील इज लार्ज। ओके, तो सबसे पहले ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में आ जाती है हमारी हेमेटाइट, दैट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट दैट इज Fe3O4, दैट इज Fe2O3 plus FeO, bauxite that is Al2O3.2H2, corundum that is Al2O3, dispor that is Al2O3.H2O। अभी के लिए आपको इतनी ही याद रखनी है ऑक्साइड्स में। ठीक है, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है जैसे एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट और आयरन के लिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों। ठीक, इसके बाद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में मैग्नेसाइट MgCO3, लाइमस्टोन वेरी इंपॉर्टेंट CaCO3। ठीक है, आपको बोला भी है, सेकंड चैप्टर में भी हमने देखा था CaCO3 का दूसरा नाम क्या होता है? लाइमस्टोन होता है। इजी टू रिमेम्बर। डोलोमाइट CaCO3 डॉट MgCO3। मैलेकाइट, मैलेकाइट इसको अपन ने पढ़ा था कहाँ? कॉपर की रस्ट को जब स्टडी किया था। कॉपर की रस्ट का फॉर्मूला भी यही होता है, CuOH whole twice dot CuCO3। This is basic in nature, CuCO3 dot CuOH whole twice। then azurite CuOH whole twice dot 2CuCO3। एज्यूराइट और मैलेकाइट में सिर्फ कंपोजिशन का फर्क है, उसमें CuCO3 डॉट CuOH whole twice है और उसमें CuOH whole twice डॉट 2CuCO3 है। इसके बाद नाइट्रेट स्टाइल सॉल्टपेटर दैट इज NaNO3, इंडियन सॉल्टपेटर दैट इज KNO3। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद सल्फेट्स, इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, gypsum CaSO4.5H2O used to make plaster of Paris that is PaSO4.5H2O, barite that is BaSO4, global salt Na2SO4.10H2O। ठीक है, एंग्लोसाइड दैट इज PbSO4, कॉमन सॉल्ट NaCl, नॉन सिल्वर AgCl। ठीक है, एक ही है, याद रख सकते हैं, कॉमन सॉल्ट तो याद रहेगा। KCl.MgCl2.6H2 that is carnallite, galena, PbS, cinnabar, HgS, जिंक ब्लेंड। सिनेबार पता नहीं क्यों काफी बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा हुआ है। ठीक है, गैलेना इज आल्सो इंपॉर्टेंट, PbS, जिंक ब्लेंड ZnS। इसके बाद अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लेस दैट इज Ag2S, आयरन पायरेट FeS2। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो नोन एज फूल गॉड because its appearance is just like gold, yellow in color it is, but it is not gold। ठीक है, the appearance is like that। इसके बाद चाल्कोपाइराइट, कॉपर पाइराइट दैट इज CuFeS2, चाल्कोसाइट दैट इज Cu2S, कॉपर ग्लेस। ठीक है, तो आपको इनके नेम्स याद करने हैं 3-4 बार लिख लिख के, या फिर आप जो भी मेथोडोलॉजी फॉलो करते हो रटने वाली लिख लिख के, जैसे भी आप याद करना चाहो कर सकते हो। तो गॉड और फूल्स गॉड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि इधर इस फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो चाइल्ड सॉल्टमीटर है, इंडियन सॉल्टमीटर है, शायद ये 11th एनसीईआरटी में। ठीक है, ये कोई नहीं, लेकिन आप इन कोर्स के नेम याद रख सकते हो अगर आप याद करना चाहो तो। अब अपन मेटलर्जी की डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि भैया मेटलर्जी की डेफिनेशन तो बताओ क्या है। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ore and refining them for use।
तो मेटलर्जी प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए इन देयर प्योर स्टेट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज. Actually, minerals have metals along with various impurities and form ores, but pure metals can be recovered or extracted from ores on commercial scale through metallurgy. तो अपन जो प्योर मेटल है इसको अपन किससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओर का मतलब ये है कि ऐसा मिनरल जिससे अपन इकोनॉमिकली हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नहीं तो कंबाइंड फॉर्म तो सभी हर कंबाइंड फॉर्म में जो है मिलते हैं. इसके बाद है यूजफुल टर्म्स गॉस और मैट्रिक्स, फ्लक्स एंड स्लैग. ठीक है, तो गॉस और मैट्रिक्स क्या होता है? impurity. ठीक है, the ore contains some impurity of sand, clay, rocky material. These impurities are called as gauze and matrix. The gauze is removed before the metallurgical process start. Metallurgical process start करने से पहले ही gauze जो होता है, impurity जो होती है, उसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है. इसके बाद आता है फ्लक्स. फ्लक्स वो सब्सटेंस होता है जिसको ऐड किया जाता है टू दी और टू रिमूव दी impurities. Flux the substance which is mixed with the molten ore to remove impurities from it. Slag. When flux is mixed with molten ore to remove the impurities, it combines with the impurities and makes slag, which is light and can be removed during the metallurgical process. Impurity के साथ flux सबसे पहले गोज और मैट्रिक्स. वो जो impurity है उसको बोल रहे हैं गोज और मैट्रिक्स. फ्लक्स का मतलब जिसको मिलाया जाता है और के अंदर टू रिमूव द impurity. और impurity और फ्लक्स मिलके क्या बनाते हैं? स्लैग बनाते हैं, जिसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी. ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो है मेटल की कंसीडर की जाती है ऑन दी प्रोसेस. फॉर द प्रोसेस व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस वी विल यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव मेटल. तो अपन उसके लिए क्या यूज करते हैं? मेटलर्जी प्रोसेस यूज करते हैं. तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है that are extracted by electrolysis due to strong blending, they have other component of the ore also. So metal cannot be reduced by heating with the carbon. ठीक है, तो देखो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है. किससे एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस से. इनके लिए जो अपनी हीटिंग है ना वो काम नहीं करती है. सिर्फ स्ट्रॉन्ग हीटिंग से अपन चाहे ये मेटल एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए तो वो चीज यहाँ पे काम नहीं करती है. ओके, so that is the point. The moderately reactive metals are generally extracted by reduction process. Reduction is done with reducing agents like coke, etc. ठीक है, तो जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, इनके लिए जो है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को यूज किया जाता है. Less reactive metal are extracted from their oxide by heating alone like copper, mercury, etc. ठीक है, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल इनके लिए सिर्फ रिफाइनिंग काम में ली जाती है. सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. एक बार अपन इनको दोबारा से देख लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर. सबसे पहले ओर होगी, उसकी क्रशिंग की जाएगी, ग्राइंडिंग की जाएगी. मतलब ओर के लम्प्स होंगे बड़े बड़े, उनको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा या फिर पाउडर्ड फॉर्म तक उनको क्रश कर दिया जाएगा. ठीक, उसके बाद होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन के हमारे पास में डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, और हैंड पिकिंग मेथड है. ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है. तो इन सभी मेथड से ओर को क्या किया जाएगा? कंसंट्रेट किया जाएगा. कंसंट्रेट मतलब इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव की जाएगी, जो ओर की कंसंट्रेशन है उसको क्या की जाएगी? इंक्रीज की जाएगी. ठीक है, कार्बोनेट यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन कोई चेंज नहीं हुई यहाँ तक. कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन में हमने क्या किया? ओर को कंसंट्रेट किया. फर्दर अब कंसंट्रेशन और के लिए हमारे पास में कुछ मेथड्स. ठीक, सबसे पहले जो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी के होते हैं उनके लिए तो डायरेक्टली यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस. क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोलिसिस यूज होता है. ठीक, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, कंसंट्रेशन ऑफ और होने के बाद में, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ और होने के बाद वाला जो प्रोसेस है वो सभी मेटल्स के लिए अलग अलग है. जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज किया जाता है. मेटल्स ऑफ जो मॉडरेट रिएक्टिविटी है उसमें जैसे कार्बोनेट और है,
तो उनके लिए कैल्सिनेशन यूज किया जाएगा, विच इज हैपनिंग, विच इज हीटिंग ऑफ और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सल्फाइड हो रहे हैं तो उसके लिए रोस्टिंग यूज की जाएगी, विच इज हीटिंग ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, अब कैल्सिनेशन या रोस्टिंग दोनों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, जो आपका कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, सल्फाइड है, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट कर देना? ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है भैया, मैंने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी आपके पास में आपको ऑक्साइड मिल गई है, उसका अपन रिडक्शन कर देंगे टू दी मेटल बाय यूजिंग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रयोग में लेके विचार दे रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल से रिएक्शन होती है, जैसे Cu प्लस CO प्लस C गिव राइज टू CO प्लस Cu। ठीक, तो इस तरीके से मेटल को क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा, रिडक्शन टू दी मेटल, एंड देयरबाय हैपेंस द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसके बाद जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है, ठीक है, जो भी है सल्फाइड हो रहा है, कोई भी हो रहा है, सबसे पहले उसकी रोस्टिंग की जाएगी या कैल्सिनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यहाँ भी होगा, फिर उसको मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर उसकी रिफाइनिंग कर दी जाएगी। तो जो लो रिएक्टिविटी है उनके लिए डायरेक्टली रिफाइनिंग यूज किया जा सकता है। उसके अंदर केस में आपको जो है ऑक्साइड के बाद फर्दर और रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, वो रिफाइनिंग के टाइम पे उसकी ऑक्सीजन इवॉल्व आउट होकर अलग हो जाएगी अगर लो रिएक्टिविटी। मेटल जो वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं उनके लिए डायरेक्टली रिफाइनिंग यूज कर ली जाती है। ठीक है, सो दैट्स इट। रिफाइनिंग का तरीका अलग है, ठीक है, वो बात अलग है। अब हम आ जाते हैं किस पे? मेटलर्जिकल प्रोसेस पे एक बार दोबारा से। ठीक, तो देखो सबसे पहली चीज तो जो साइजिंग ऑफ और हमने बोला था, ठीक है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पल्वराइजेशन, उससे भी पहले क्या होगी? माइनिंग होगी। और को अपन निकाले तो सही जमीन में से। माइनिंग दो तरीके की होती है, एक तो होती है ओपन पिट और एक होती है क्लोज पिट। ओपन पिट मतलब सिंपली गड्ढा किया जाता है, या फिर क्लोज पिट यानी अंडरग्राउंड माइनिंग इसको बोल सकते हो आप। अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होती है कि भाई हॉल डिग किया जाता है, टनल्स बनाए जाते हैं, और फिर उसके बाद ओर को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। ठीक है, जहां ओपन पिट पॉसिबल नहीं होती वहां अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड बोलना ज्यादा सही है। इसके बाद है साइजिंग ऑफ ओर, क्रशिंग और ग्राइंडिंग और पल्वराइजेशन। ठीक है, तो जो ओर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रशिंग भी बोलते हैं, ग्राइंडिंग भी बोलते हैं, और पल्वराइजेशन भी उसी का नाम है। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हमारे पास में हैंड पिकिंग मेथड है, ग्रेविटी सेपरेशन है, फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, केमिकल सेपरेशन है, विच इज लीचिंग Al2O3 plus NaOH। ठीक, oxide formation, that is roasting and calcination, reduction of ore, which is smelting, self reduction, electrolytic reduction, thermite or amalgamation, purification or refining, that is distillation, liquefaction or electrolytic refining। Okay, so that is it। तो रिडक्शन में तो मेटलिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमारी ये स्टेप्स हैं, ठीक है, पहले माइनिंग की, फिर और को तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसको कंसंट्रेशन किया डिफरेंट मेथड से। ठीक है, किसी किसी और के लिए हो सकता है हमें मोर देन वन मेथड भी लगाने पड़े कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, फिर अपन ने उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन किया, जो भी वो कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फेट जो भी है उसको अपन ने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद में अपन ने उसका क्या किया? रिडक्शन किया मेटल में। मेटल में रिडक्शन करने के बाद हम आ जाते हैं किस पे? प्यूरिफिकेशन पे, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये है आपका फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या देखा इस मेटलर्जी वाले प्रोसेस में स्टूडेंट्स को जो डाउट आता है ना, वो डाउट क्यों क्या आता है, वो आगे क्या बोलते हैं सर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसको पहले समझो कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इसमें एक तो है आपका रटने वाला पार्ट। तो रटने वाला पार्ट तो आपको याद ही करना है, अभी कोर्स के जो नेम्स है वो उसको याद ही करना है, उसका और कोई तरीका नहीं। उसमें आप क्या समझोगे? ठीक है, CaCO3 को लाइमस्टोन बोलते हैं, इसमें क्या समझना है? ठीक है, उसको लाइमस्टोन बोलते हैं, उनके पीछे का रीजन देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि लाइमस्टोन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये, तो उसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। तो एक तो है पार्ट रटने वाला, ठीक है, वो आपको थोड़ा बहुत याद करना ही है, और समझ के फिर याद करना। ठीक है, जितना ज्यादा उसमें समझा जा सकता है। अब आप ज्यादा इन डेप्थ जाओगे बहुत ज्यादा चीजों पे तो आपका कंटेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमें वो भी नहीं करना।
तो हमें जहाँ जरूरत है जो सिलेबस में सिलेबस बाउंड होते हुए जो है इम्पोर्टेंट है उसको याद करते हुए चलना है और साथ में समझते हुए चलना है जितना होता है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं इसमें माइनिंग पे। सबसे पहले होती है ओपन पिट माइनिंग जिसमें गड्ढा किया जाता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो स्टार्टिंग लेयर है सॉइल की उनको रिमूव किया जाता है और फिर सरफेस माइनिंग की जाती है, रॉक्स और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Open pit mining, also known as open cast or open cut mining, surface mining is the technique of extracting rocks or minerals from the earth by their removal from open air pit, sometimes known as a bore. ठीक है। इसके बाद है क्लोज पिट माइनिंग which is underground mining, which is a better name I will suggest, underground mining। ठीक है। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है, टनलिंग होती है, ठीक है। टनल्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और टनल्स को बनाने के बाद में, ठीक है, टनल्स को बनाने के बाद में जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, वहां से जो है आपके रॉक्स वगैरह जो भी है मिनरल्स को निकाला, वहां से जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जहाँ पे ओपन पिट माइनिंग जो है बेनिफिशियल नहीं होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, या फिर अंडरग्राउंड हमें जाना पड़ता है, तो वहां पे अंडरग्राउंड माइनिंग का यूज किया जाता है। या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होती है तो ओपन पिट माइनिंग वहां पे पॉसिबल नहीं होती, तो उस केस में क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है। एंड द overburden is relatively thin and material of interest is structurally suitable for tunneling, as would be the case of sand, cider, or gravel. In contrast, mineral that had been found underground but are difficult to retrieve due to hard rock, जहाँ पे hard rock होगी, can be used, can be reached using the form of underground mining। वहाँ पे क्या की जाएगी, टनलिंग की जाएगी जहाँ पे हार्ड रॉक हो। जहाँ पे हार्ड रॉक नहीं है, ठीक है, वहां पे ओपन पिट माइनिंग होगी। अब आपने ओर को निकाल लिया, ठीक है, ये है, आपने ओर को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। उसके बाद आप उसकी क्या करोगे, साइजिंग ऑफ ओर होगी, क्रशिंग ऑफ ओर होगी, ग्राइंडिंग ऑफ ओर होगी, या फिर पल्वराइजेशन। साइजिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजेशन, ये सब एक ही प्रोसेस के नाम है। मतलब ओर को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए। जो सॉफ्ट ओर से उनके लिए अलग मशीन यूज की जाती है, जो हार्ड ओर से उनके लिए अलग तरीके की मशीन यूज होती है। सो इन मिनरल प्रोसेसिंग और मेटलर्जी द फर्स्ट स्टेज इज क्रशिंग। पहली स्टेज क्या है, क्रशिंग है। सबसे पहले उसको क्रश किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज है उनको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉक जियोमेटलर्जी टू बी क्रश्ड, देयर आर टू लार्जली डिफरेंट टेक्निक्स at your deposition of crushing rock। In the principle, compression crushing is used on hard and abrasive rock by placing them between a heavier resistant of plate surface, ठीक है। दो प्लेट सरफेस ऐसे बीच में रख के दबा दिया जाएगा, ठीक है। लेस एब्रेसिव और सॉफ्टर रॉक स्टोन्स आर crushed by also crushed by impact or shear but also compressive mechanisms। तो जो भी क्रशर होता है, ठीक है, क्रशर के अंदर उसको डाल दिया जाता है। क्रशर का क्या मैकेनिज्म होता है, उतना उसमें अपन नहीं जाएंगे कि भाई वो मशीन कैसे चलती है, उस पर अपन नहीं जाएंगे। बस हमें ये है कि भाई सबसे जो पहला स्टेप है वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग है। क्रशिंग और ग्राइंडिंग का मतलब है जो कोर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बाय यूजिंग लार्ज मशीन, ठीक है। तो उसमें जो मैकेनिज्म है, हैवी प्लेट्स होती हैं उनके बीच में उसको दबा दिया। पल्वराइजेशन इज द मेथड ऑफ ग्राइंडिंग the minerals into small particles by mechanical grinder। Concentration of ore is a step involved in the process of metal from its ore। Unwanted rock and grit are eliminated from the mineral ore in this process। Next step हमारा क्या है, concentration of ore है, which is the method of eliminating the gauze particles for other impurities। Ore dressing or benefaction are the alternative names for the term concentration of ore to obtain a pure metal from ore। The method of ore concentration is very crucial step. For the extraction of metal, it is necessary to separate ore from those particles. Ore found in the earth contain many impurities like sand, grit, rocks, etc., which are collectively known as gauze। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगा। तो और जब और के अंदर क्या होता है, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, सैंड होता है, ग्रिट होता है, रॉक्स होती है, ठीक है। इन सारी इंप्योरिटीज को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, गोज बोलते हैं। गोज का मतलब है इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन दी ओर। तो मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। सबसे पहले हमारे आते हैं फिजिकल मेथड्स।
एक बार इसको रीड आउट कर ही लेते हैं। As the ore is found in Earth's ground surface, it contains unwanted earthy materials like rock, sand, slate, and many other impurities, collectively known as gauze. The concentration is basically the separation of something useful out of worthless. Thus, by concentrating ore from such impurities, we can actually extract and refine metals. Various physical and chemical processes are employed to concentrate or separate the ore from the gauze matrix. Physical methods. The physical methods include traditional hand picking, hydraulic washing, magnetic separation, forced flotation, gravity separation. ठीक है, तो these are the physical methods for the ore concentration. सबसे पहला हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है कि आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जो सैंड और स्टोन होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, हाथ से देख के उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, वेयर द ओर आर कंसंट्रेटेड डायरेक्टली विद द हैंड्स। इन दिस मेथड द गोज और adhering solid matrix is separated in the form of or with the hammer help. The separation and identification of goes are based on the difference in the color or the lump shape. ठीक है, कलर से उसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए। इसके बाद है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ऐसी ओर्स जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस हो एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द जो है सब्सटेंस, ठीक है, या फिर सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस हो, और वाटर सॉल्युबल हो या फिर ना हो वाटर सॉल्युबल, तो इस केस में अपन क्या यूज करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करते हैं, विच इज आल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, मतलब ग्रेविटी भी होता है, जैसे कि अपन किसी हाइट से, जैसे जिसको आप विनोविंग बोलते हो, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर में हाइट से जो आप वीट को डालते हो उसका हाथ वहां से रिमूव हो जाता है। सेम वैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग में या फिर लेविगेशन में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज है वो पानी के साथ बह जाएगी, जो और है वो कलेक्ट हो जाएगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी नीचे। ठीक है, तो मान लो और की डेंसिटी हाई है, इम्प्योरिटीज कौन कौन से रिमूव हो जाएगी इसमें, जैसे सैंड हो गया, क्ले हो गई, वाटर सोल्यूबल क्ले हो गई, क्ले रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो रिमूव हो जाएगी। ठीक, तो बाय the hydraulic wash, the ore is separated from the gauze by the principle of gravitational force. The ore is first crushed into particles in the powdered form, then powdered form is passed through the water current, यानी बहते हुए पानी। ठीक है, वाटर करंट का क्या मतलब है, फ्लोइंग वाटर, उसके थ्रू इसको पास किया जाता है। As ore is more substantial than the gauze particle, it will settle behind, and the gauze will float away through the stream of water. The process of hydraulic washing is accomplished by hydraulic classifier or Wilpy table। ठीक है, हाइड्रोलिक क्लासिफायर और विल्पी टेबल से उसको सेपरेट आउट। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, और ऑक्साइड एंड कार्बोनेट वर्क्स के लिए इसको यूज किया जाता है। इतना सब ये विल्पी टेबल वगैरह ये सब नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, तो तुमको ये सब याद नहीं रखना है। ठीक है, बस हाइड्रोलिक वॉशिंग एक मेथड होता है जिससे सेपरेट। इसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, आपके पास में दो रोलर इस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से बने हुए होते हैं, तो और को जो है मैग्नेटिक रोलर के ऊपर जो मूव कराया जाता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो एक जगह सेपरेट हो जाएंगे, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जो फ्लो है उसके साथ आगे आ जाएंगे। ठीक, अभी जब ये दोनों सेपरेट हुए, ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स एंड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, उस टाइम पे एक सिंपल सी बात क्या है, जब मैग्नेटिक पार्टिकल और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल सेपरेट हो गए आपके, ठीक है, तो मान लो अगर और मैग्नेटिक है तो भी आपका बेनिफिट है, और अगर नॉन मैग्नेटिक है तो भी बेनिफिट है। ठीक है, तो जैसे आयरन कोर्स होती है, जैसे कि FeCr2 वोल्ट वाइज, ठीक है, क्रोमाइड विच इज अ मैग्नेटिक और सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक सिलिशियस गोल्ड, तो इस तरीके से उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में method separates the ore from ghost particle based on the magnetic properties of either ore or matrix। ठीक है, ore या फिर matrix किसी एक की जो magnetic properties होनी चाहिए। In this method ore is finally crushed and passed over a magnetic roller, where one is magnetic other one is non magnetic। एक in this magnetic होता है, एक non magnetic होता है। तो जहां पे इनका सेपरेशन होना है वो रोलर क्या होता है, मैग्नेटिक होता है,
और एक रोलर क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, उस पर रोल, उसको रोल करवाया जाता है। ठीक है, द मैग्नेटिक और पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट attached to the magnetic roller and non-magnetic particle will repel and fall into the hip from the conveyor belt। conveyor belt से गिर जाते हैं नीचे। वैसे आसान है समझना, इतना रीड आउट करने की जरूरत नहीं थी इसमें। ये जो है आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है उससे आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन सिंपल है, मैग्नेटिक और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और जो बोझ है उसको अपन ने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ, फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन किसके बेस पे है? फोर्थ फ्लोटेशन जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है सल्फाइड ओर्स के लिए। सबसे पहले किसके लिए यूज किया जाता है? सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सल्फाइड ओर को क्रश कर लिया जाता है और फिर इनको जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं डिटर्जेंट वाटर जो होता है उसके अंदर, सर्फेक्टेंट के अंदर इनको मिलाया जाता है। ठीक, so in this process, finally grounded ore, we can say pulp of ore is passed into bioreactor along with a little oil। ठीक है, ऑयल जो होता है वो फाइन ऑयल होता है which enhances the non-metallicity of ore particles। बेसिकली होता क्या है, जैसे कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, ये हुआ कैसे था, एक बार एक वॉशरमैन था, द वॉशरमैन स्टोरी। ठीक है, वॉशरमैन था, उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि सल्फाइड ओर्स जो है ना वो सॉल्युबल है। ठीक है, फ्रॉथ सॉल्युबल है। उसे कैसे पता चला फ्रॉथ सॉल्युबल है? तो वो कपड़े धोता था। किनके धोता था? जो ये जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते थे, उनके कपड़े उसके पास धोने का काम था। तो उसने देखा कि जो उसके उसके कपड़ों में, उनके कपड़ों में ओर लगी रहती थी, तो जब वो कपड़े धोता था तो वो ओर निकल के वहां से आ जाती थी। ठीक है, और निकल के वहां से वो आ जाती थी, और को सेपरेट कर लिया जाता था, उसको सुखा दिया जाता। तो इस तरीके से किया जाता। तो जो फ्रोथ होता था, फ्रोथ मानी झाग जो बनता है, जब आप पानी में सरफ घोलते हो तो झाग बनता है। ठीक है, डेफिनेट प्रोसेस। उसमें से जब आप ऐसे उसको हैंड से रिमूव करोगे तो जो फ्रोथ है उसको निकाल के सुखा लेंगे अगर हम, तो और मिल सकते। तो ये जो आइडिया क्लिक किया था, ये उस वॉशरमैन के दिमाग में क्लिक किया था। So definitely he must be having some kind of scientific aptitude. That's why he was able to discover this thing। ठीक है, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि साइंटिफिक एप्टीट्यूड होने के लिए ये चीज जरूरी नहीं है कि आपके पास कुछ डिग्रीज हो और आप बहुत बड़े कॉलेज से पढ़े हो। ठीक है, तो ये तो एक इंटरनल होती है, जिज्ञासा होती है, या फिर एक पर्सन के अंदर से होती है ये चीज। ठीक है, मतलब ये अंदरूनी चीज है, अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, so in the process, finally grounded ore, we can say pulp of ore is essentially passed into bioreactor along with little oil. The oil is generally used in the flotation process is the fine oil. The bioreactor contains water onto which the mixture of ore plus oil is added through an inlet. Then the mixture of or oil and water is slowly mixed or agitated by a rotating pedal, comprises impellers that allow uniform mixing of all the components. There is constant airflow inside the medium, which leads to formation of mineral froth, appears such as a supernet. Froth contain mineral particles that can be collected by transferring the mineral froth into the other bar in which the ore free from gauze will settle down। Okay, तो होगा क्या कि जो ओर है उसको अपन ने डाल दिया इसमें। ठीक है, और फिर इसको रोटेट किया जाएगा हाई स्पीड। तो इसके अंदर कुछ जो है अ, इसके अंदर पाइप्स भी लगाए जाएंगे कुछ, जैसे कि पीएच वगैरह भी इसकी कंट्रोल की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा फ्रोथ बने ताकि। ठीक है, और जो है इसके अंदर ऑयल भी ऐड किया जाएगा टू एनहेंस द नॉन मेटेबिलिटी ऑफ और पार्टिकल, और लगातार सरफेक्टेंट भी हमें ऐड करना होगा, और एयर की सप्लाई भी हमें लगातार इसमें रखनी होगी। ठीक है, तो ये, तो एयर की सप्लाई रखते हुए लगातार, ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं ताकि मोर एंड मोर बबल्स बने। जितने ज्यादा बबल्स बनेंगे उतनी ज्यादा वो उसमें से सेपरेट होके आएगी। ये चीज, for flotation process, this method is used for ores which are froth soluble, that is sulfide ore. Fine ore is added to a mixture of water and surfactant and continuous agitation. Continuous airflow is maintained.
and froth stabilizers are added. Froth stabilizers are added to enhance the froth formation. क्या किया जाता है? फाइन कोर. फाइन कोर का मतलब क्या है? कोर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उसके बाद वाली कोर मिक्स किया गया वाटर और सरफेक्टेंट के साथ में, ठीक है, विद कंटिन्यूअस एजिटेशन, ठीक, एंड कंटिन्यूअस एयर फ्लो. तो जैसे इसमें, तो इसके पैडल के साथ में एयर दिखा रखी है, ठीक है, अगर साथ में नहीं होगी तो अलग से पाइप लगाया जाता है फॉर दी एयर फ्लो, ठीक है. कंटिन्यूअस एयर फ्लो इज मेंटेन एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स आर एडेड टू एनहांस द फ्रॉथ फॉर्मेशन, ठीक है. Henceforth soluble ore gets separated from the gauze particle. The ore is added with fine oil to enhance non-wettability of ore particle. ore particles की क्या non-wettability enhance हो, इसीलिए उसमें क्या किया जाता है? फाइन ऑयल भी ऐड किया जाता है. द वॉशरमैन स्टोरी. तो यहाँ पे वॉशरमैन की स्टोरी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में लीचिंग, ठीक है, जो कि Al2O3 एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड है, ठीक है, उसको अगर हमें रिमूव करना है तो इसको अपन NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बना लेते हैं NaOLO2, जो कि क्या होता है, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल होता है. इनसॉल्यूबल बोथ से अपन ने इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है. NaAlO2 से वापस से जो है एसिड के साथ रिएक्ट करवा के इसको Al2O3 में कन्वर्ट कर लिया जाता है. तो इस तरीके से हम जो है अपना जो लीचिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट कर. इसके बाद है अदर केमिकल मेथड्स, ठीक है, सॉरी, केमिकल मेथड, फर्दर केमिकल मेथड अपन यूज करेंगे, ठीक है. तो केमिकल मेथड्स इंक्लूड कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ और, ठीक है, केमिकल मेथड्स इंक्लूड कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. अब अपना जो ओर है वो कंसंट्रेट हो गया, ठीक है. लीचिंग एक केमिकल मेथड ही है जिसको अपन यूज करें कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए. अब हमारी ओर कंसंट्रेट होगी. अब ओर के कंसंट्रेट होने के बाद अपन क्या करेंगे? उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट इज द कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड. ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में कैल्सिनेशन, ठीक है. कैल्सिनेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर. इट इज अ केमिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ठीक है. जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स होते हैं या फिर कार्बोनेट ओर होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उनसे उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है. तो जो ऑक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, ठीक है, सल्फेट्स हो गए, उनके लिए अपन क्या यूज करते हैं? कैल्सिनेशन यूज करते हैं. दिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ये क्या होती है? एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर होती है. जैसे Al2O3.2H2 है, Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा. Fe2O3 और डॉट 3H2 तो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा. So calcination occurs in the absence of air. So that is simple heating or carbonate or the hydrated oxide ores. इसके बाद आ जाते हैं रोस्टिंग पे. रोस्टिंग में क्या करते हैं अपन? जैसे सल्फाइड ऑर्स होती है, ठीक है, तो सल्फाइड ऑर्स को हम क्या करते हैं? हीट अप करते हैं. सल्फाइड ऑर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड में. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ऑर इनटू रेस्पेक्टिव ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बाय हीटिंग. रोस्टिंग occurs in the presence of air while calcination occurs in the absence of air. Okay. Reduction of ore into metal. अब हमारे पास में जो है ओर की ऑक्साइड फॉर्म में ओर हमारे पास में आ गई. अब जो भी ऑक्साइड फॉर्म में हमारी ओर आई है उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? मेटल में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले रिडक्शन विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग. इसको अपन क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग. सो कैल्सिनाइड और is mixed with suitable quantity of coke or carbon monoxide and is heated to high temperature above its melting point. So PbO plus C give rise to Pb plus CO. PbO plus CO give rise to Pb plus CO2. तो यहाँ पे दो स्टेप में हो रहा है, ठीक है. कार्बन रिड्यूस होके, कार्बन ऑक्सीडाइज होके CO बना, ठीक है, और फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 भी बने. तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ PbO को वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें? Pb. इसी तरीके से Fe2O3 plus 3C give rise to 2Fe plus 3CO. Fe2O3 further reacts with CO2 form 2Fe plus 3CO2. Got it? तो इन दी फॉर्म ऑफ इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी यूज की जा सकती है डायरेक्टली, और कार्बन भी यूज किया जा सकता है. कार्बन अगर यूज करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, व्हिच फर्दर गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2. थर्माइट प्रोसेस की अगर अपन बात करें, इट इज अ टेक्निक, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस.
ठीक है, टू रिड्यूस मेटल यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल। तो ऐसे मेटल्स जिनसे एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव, जो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से नीचे आते हैं, ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से क्या आते हैं, नीचे आते हैं। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज की एक ट्रिक है याद रखने की, लेके बारात आना मजे से आना। तो उसके बाद में मन जो करे, ठीक है, तो मन इज फॉर मैग्नीशियम, मैंगनीज सॉरी, ठीक है, मैंगनीज, करे इज फॉर क्रोमियम, ठीक है, फैक, Fe इज फॉर आयरन, ठीक है। तो ये इन सभी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव जो है लेस रिएक्टिव को उसकी ऑक्साइड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर नोन एज गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से आप थर्माइट प्रोसेस को समझ सकते हो। जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी, जहां पे क्लोराइड्स या फिर हैलाइड से सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है, मेटल्स डिस्प्लेस कर रहे थे, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल को, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर रहा था जिस तरीके से, उसी तरीके से मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल की ऑक्साइड से भी उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव राइज टू 2Pr प्लस Al2O3, Mn3O4 प्लस 8Al गिव राइज टू 9Mn प्लस 4Al2O3 एंड यहाँ पे 3Mn3O4 आएगा, ठीक है। Fe2O3 प्लस 2Al गिव राइज टू 2Fe प्लस Al2O3 प्लस heat, गॉट इट। तो these are highly exothermic reactions, ठीक है, और इसीलिए इनको वेल्डिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है। इसके बाद है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन और एयर रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे जो है एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, यहाँ पे आपने HGS को O2 की प्रेजेंस में हीट किया, ठीक है, तो उससे क्या बना, HgO प्लस SO2 बना, ठीक है। ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में आपने HGS को सल्फाइड को हीट किया, तो आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट तो ऐड नहीं किया, उससे क्या बन गया, HgO प्लस SO2 बन गया। और जो HgO प्लस SO2 बना, ठीक है, HgO फर्दर सल्फाइड और के साथ रिएक्ट करके Hg प्लस SO2 बना। तो इस तरीके से आपका जो है ये किसमें होता है, सल्फाइड ओर्स में, स्पेशली सिनेबार और आपका इसमें ग्लैंस में, ठीक है। तो पीबीएस में, ठीक है, पीबीएस में पीबीएस रिएक्ट्स विद O2 टू फॉर्म PbO प्लस SO2, PbO प्लस SO2। ये सेल्फ रिडक्शन होता है, दिस हैपेंस इन द केस ऑफ गैलेना एंड आपका सिनेबार, ठीक है। गैलेना इज फॉर पीवीएस एंड सिनेबार इज फॉर HgS। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड, लाइक NaCl गिव राइज टू Na प्लस Cl2, MgCl गिव राइज टू Mg प्लस Cl2। तो यहाँ पे जो भी आपका मेटल है वो रेस्पेक्टिव क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड व्हिच इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। PbS in the presence of O2 give rise to PbO plus SO2. PbO plus PbS give rise to PbB plus SO2. So this is a method of self reduction. इसके बाद है amalgamation process. Extraction of noble metals like gold, silver, etc. और की रिएक्शन अपन जो है सिल्वर के साथ कराते हैं और इससे क्या बनता है, अमलगमेशन, अमलगम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे सोडियम अमलगम और इस तरीके से। और फिर उसका अपन डिस्टिलेशन कर देते हैं, मरकरी वेपर्स अलग हो जाते हैं और मेटल्स अलग हो जाते हैं। और जब आप ये अमलगम का फॉर्मेशन करते हो उस टाइम पे आपका जो है वो प्रोसेस अलग होता है। तो अमलगमेशन किसमें आ गया, रिफाइनिंग में ही आ गया। सो रिफाइनिंग द रिड्यूस्ड मेटल, अब जब आपका मेटल रिड्यूस हो गया, अब क्या होता है, जब आपने प्रोसेस की, इस प्रोसेस के बावजूद जब आपने कंसंट्रेशन किया, जब आपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है, इस प्रोसेस के बावजूद देयर आर सम impurities which remains in the ore, which remains in your metal, ठीक है। अब आपको मेटल मिल गया, प्योर मेटल मिल गया,
लेकिन इस प्योर मेटल के अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं जो कि प्रोसेस के दौरान आ गई हैं, या फिर वो पहले से उसके अंदर थी। जैसे कि स्लैग फ्लक्स रेजिडुअल कंडीशन में रह जाता है, नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस एक्सेट्रा वहां पे रहते हैं अनचेंज्ड। कुछ ऐसी कोर हो जो रिड्यूस नहीं हुई, जरूरी थोड़ी ये सारी की सारी कोर रिड्यूस हो गई हो, कुछ ऑक्साइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में भी रह जाती है। तो उस कोर को, रिड्यूस्ड कोर को या नॉन मेटल्स को या फिर स्लैग फ्लक्स को या जो भी इम्प्योरिटी है मेटल के अलावा जो भी उस मेटल के अंदर है उसको क्या करना होता है, हमें रिमूव करना होता है, विच इज डन विद द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग। सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इम्प्योर मेटल का एनोड लिया जाता है, प्योर मेटल का कैथोड लिया जाता है। प्योर मेटल का क्या लिया जाता है, कैथोड। एनोड जो है आपका डिसॉल्व होता है, कैथोड पे आपका होता है डिपोजिशन, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे जो है कॉपर इन द फॉर्म ऑफ आयंस मूव करता है from the positive electrode to the negative electrode to complete the circuit। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए Cu2 पॉजिटिव आयंस कहां से कहां मूव करते हैं, एनोड टू कैथोड। और जब ये एनोड टू कैथोड मूव करते हैं तो Cu पे एनोड का क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। और कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव का क्या होगा, डिपोजिशन। इसको आप एक ही लाइन में ऐसे बोल सकते हो, Cu2 पॉजिटिव आयंस, कॉपर डाई पॉजिटिव आयंस मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। वो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। डेफिनेटली वाटर में जो आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करोगे तो वो कटायंस और अनायंस में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। कटायन और अनायंस में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। तो CuSO का Cu2 पॉजिटिव और SO2 नेगेटिव में टूट जाएगा। एनोड में जो रिएक्शन होगी दैट इज Cu गिव राइज टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे डिपोजिशन होगा, ठीक है। तो ये जो Cu गिव राइज टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको आप बोल सकते हो एनोड क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। एनोड का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, ठीक है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन। कैथोड पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। कैथोड पे डिपोजिट हो रहा है हमारा मेटल आके, Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Cu। Importance, this process refines the metal. Anode mud contains valuable impurities like gold and silver. That's why this method is used, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वो एक ऐसे होते हैं ना, ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम ऐसे हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एनोड है वो डिसॉल्व हो गया, कैथोड आपको प्योर कॉपर भी मिल गया और एनोड से आपको गोल्ड एंड सिल्वर भी मिल गया, ठीक है। तो एनोड एंड कैथोड कलेक्टिवली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं। पहली बार अपन ने कहाँ पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में H2 प्लस हाफ टू गिव राइज टू H2O। दूसरी बार हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर में क्लोरल प्रोसेस। थर्ड चैप्टर में रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में पढ़ा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपना 3 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 3 बार, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर दैट इज H2 प्लस हाफ टू, सेकंड क्लोरल प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इस तरीके से तीसरी बार आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको क्लियर होना चाहिए, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ठीक है। एनोड किस तरीके किसको बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल को बोलते हैं, कैथोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल को बोलते हैं। किसमें बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बोलते हैं। एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, व्हिच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रू फॉर बोथ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कि भैया एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो है अलग अलग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है पॉजिटिव नेगेटिव आपका अलग अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, सेम। तो ये आपको याद है। इसके बाद हम आ जाते हैं अलॉयज पे। व्हाट इज एन अलॉय, तो ये हो गया आपका रिफाइनिंग,
ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है, हमारे पास में और भी प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, दे आर इन द 11th क्लास, नॉट इन आवर सिलेबस। इन द 10th क्लास के सिलेबस में शायद वो नहीं है। ठीक है, जैसे कि मोड्स प्रोसेस होता है। ठीक है, और भी हमारे पास में प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जिनसे अपन जो है मेटल को रिफाइन करते हैं। तो लास्ट टाइप इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो यहाँ अपनी मेटलर्जी क्या होगी, कंप्लीट होगी। यहाँ अपनी मेटलर्जी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। 10th क्लास में इतना ही है। ठीक। इसके बाद अपन आ जाते हैं अलॉयज पे। अलॉयज की अगर अपन बात करें, ठीक है, अलॉयज की अगर हम बात करें, अलॉयज में हमारा सबसे पहले अलॉय का मतलब क्या होता है। अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ टू और मोर मेटल, ऑफ टू और मोर मेटल। अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। सो ब्रॉन्ज इज इक्वल टू कॉपर प्लस टिन। ठीक है, इसी तरीके से आपका ब्रास इज इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे की जाती है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल से। ठीक है, बाय मेल्टिंग देम एंड कूलिंग देम फाइनली। ठीक है, द ऑन कूलिंग द मिक्सचर सॉलिडिफाई एंड इज कॉल्ड alloy. The constituents are mixed homogeneously. homogeneous distribution होता है। ऐसे नहीं कि सारा का सारा आयरन किसी एक कोने में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है अलॉय की, एक ये होमोजेनियस मिक्सचर होगा, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होगा, हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर होगा, लेस मेलेबल एंड लेस डक्टाइल होगा, हायर और लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, इंप्रूव्ड प्रॉपर्टीज होती है, जनरली लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अलॉय के अंदर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं अलॉयज की। सबसे पहले जो है ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन। ठीक है, तो स्टैचू, मेडल्स बनाने के, शिप्स बनाने के, कॉइन्स बनाने के, मशीन्स बनाने के काम में आता है। ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, यूटेंसिल्स बनाने के लिए और कार्टिजेस बनाने के लिए। और ब्रास का एक और यूज है, जैसे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी काम में आता है। सोल्जर, एसएन प्लस पीबी, जॉइनिंग मेटल्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सोल्डरिंग वायर्स में काम में आता है। ठीक है, इसके बाद में आपका गन मेटल। ठीक है, इसकी बुलेट्स बनती हैं, गियर्स, कास्टिंग्स बनाने के काम में आता है। इसमें जो कॉपर 10 प्लस जिंक होता है, 78% कॉपर, 10% जिंक एंड, सॉरी 10% टिन एंड 2% जिंक। बेल मेटल, कॉपर प्लस टिन, एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल प्लस कोबाल्ट प्लस आयरन। इसके अंदर जो आयरन होता है वो 63% है, एल्यूमिनियम 12%, निकल 20%, कॉपर कोबाल्ट जो है दैट इज 5%। दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट, यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। इसके बाद है जर्मन सिल्वर, दैट इज कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, दिस इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड यूटेंसिल्स। स्टेनलेस स्टील, दैट इज आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, शेयरिंग प्लेट्स। तो स्टील का तो यूज अपन देख ही रहे हैं। ठीक है, हर जगह होता है। नाइक्रोम, तो नाइक्रोम में जो निकल है दैट इज 90% एंड क्रोमियम इज 10%। दिस इज यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका लो होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है मतलब ये जल्दी हीट अप होता है, हीटिंग इफेक्ट जल्दी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है नाइक्रोम वायर को। ड्यूरेनियम और ड्यूरालुमिन, दैट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, प्लस मैंगनीज। तो इसका कंपोजिशन ऑफ एयरक्राफ्ट बॉडीज में इसको यूज किया जाता है, किचन वेयर्स में और ऑटोमोबाइल पार्ट्स में। तो इनको जो है याद ही करना है, इसमें कुछ समझने जैसा तो नहीं है। इसमें ये है कि जैसे आप यूजेज भी साथ साथ याद करते हो, या फिर ये एक तो होता है कि ये रैंडमली याद हो सकते हैं, इनके साथ कुछ स्टोरेज एसोसिएट आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोल दिया कि ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होता है। ठीक है, तो आपने कहीं पे देखा हो, किसी से पूछा हो, तो ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी याद हो तो ज्यादा अच्छा है। और एक बार तो आप रट लो फॉर द एग्जाम, जो जो एनसीईआरटी में जैसे गिवन है वो आप याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, जैसे नाइक्रोम काफी जगह पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, निकल एंड क्रोमियम से मिलके बनता है। स्टेनलेस स्टील पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज आयरन क्रोमियम निकल।
कार्बन इज वेरी लेस। ठीक है। इसके बाद में एल्निको पता हो वो अच्छी बात है। बेल मेटल, बेल्स एंड बॉन्ड्स, कॉपर प्लस टिन। ठीक है। और ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज और बेल मेटल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक। ब्रास, कॉपर प्लस जिंक। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। इसके बाद है अमलगम। क्या होता है अमलगम? मतलब अलॉय ऑफ मरकरी। जो मरकरी के जितने भी अलॉयज होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। इट में भी है सॉलिड और लिक्विड। ठीक है। जितने भी मेटल्स हैं सभी अमलगम बनाते हैं एक्सेप्ट आयरन एंड प्लेटिनम। आयरन और प्लेटिनम को छोड़ के सभी मेटल्स अमलगम का करते हैं। अमलगम ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सोडियम और एल्यूमिनियम के जो अमलगम होते हैं यानी NaHg एंड AlHg, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अमलगम ऑफ सिल्वर, टिन एंड कॉपर, आप इसको जब हायर क्लासेस में जाओगे आप कई जगह पढ़ोगे भी, NaHg इज यूज्ड एज a reducing agent. Amalgam of silver, tin and copper of cadmium are used in dental fillings. Alloy of gold. Purity of gold is expressed in terms of carat. Pure gold 24 carat is not suitable for making jewelry as it is very soft. 22 carat gold is used for ornament having two parts of either silver or copper. ठीक है, कॉपर या सिल्वर के दो पार्ट लिए जाते हैं। ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड। इसके बाद हम आ जाते हैं कोरोजन पे। स्लो हीटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन अ सरफेस इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है? प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। तो अगर हमारा मेटल जो है एयर या वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो उसका कोरोजन होगा ही होगा। तो जो मेथड जो प्रिवेंट कोरोजन है वो भी इसी पे बेस्ड है कि किस तरीके से उसका एयर या वाटर के साथ कांटेक्ट रिड्यूस किया जाए। जैसे पेंटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स। तो पेंटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स होती है। क्यों होती है पेंटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स? क्योंकि उसके अंदर आपको जो है एयर के साथ कांटेक्ट ब्रेक करना होता है, एयर या वाटर के साथ। तो इसलिए आप आयरन आर्टिकल्स को क्या करते हो? पेंट करते हो। Essentials क्या है? Presence of air, presence of water, moisture, rusting of iron. When an iron object is exposed to moist air for a long period of time, it gets covered with red brown flaky substance that is called as rust, and the phenomenon is called as rusting, that is Fe2O3.XH2. Rust is soft and porous. It generally falls off from the surface of iron object. Then iron flow starts corroding. In this way, rusting is a continuous process. Chemistry of rusting: iron Fe plus moist air give rise to Fe2O3 plus XH2O. Rusting of copper, that is Cu plus CO2 give rise to O2 plus H2. Cu plus CO2 plus O2 plus H2O, that is CuCO3 dot OH also is this. Copper rust is basic in nature. इसको हमने malachite पढ़ा था। ठीक है, Ag plus H2S give rise to Ag2S, that is black coating of silver। ठीक है। गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है ये एक्वा रीजिया नाम का सब्सटेंस होता है, इसमें डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द क्लीनिंग। इसको पहले यूज किया जाता था। ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स होते थे उनको क्लीन करने के लिए, क्योंकि उनकी सुपरफिशियल लेयर को ये क्या कर देता? रिमूव कर देता था। लेकिन फिर ऑर्नामेंट्स का वेट क्या होता है? उससे रिड्यूस होता है, क्योंकि ये क्या करता है? सुपरफिशियल लेयर को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है। तो इसीलिए इस मेथड को यूज नहीं किया जाता है। तो हियर वी आर डन विद मेटलर्जी अलॉयज। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। और किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। ठीक है। और जो है आपके सजेशंस और फीडबैक्स है, दीज आर मोस्ट वेलकम। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। टेक केयर।